क्या जो संग जिन्वू है उसे अपने सवालों का जवाब मिल चुका है? अभी यूरी के सामने एक एसेरेंगेट है और क्या उसके पास जिन्वू जितनी पावर है कि वो उसे रोक पाए? हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया खुशबू, उनको भी शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो जिन्वू की मेमोरीज होती है वो खत्म हो जाती है। तो अब वीडियो को इससे आगे शुरू करते हैं। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो आर्किटेक्ट होता है वो चाहे इनको बोलता है ये काफ़ी अमेजिंग है और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा और ट्राई करना चाहिए मेरे डिज़ाइन को ब्रेक फ्री करने के लिए? लेकिन अभी चाहे इन अपनी शॉर्ट डांस टेक्निक का यूज़ करती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उस अटैक को आर्किटेक्ट अपने वेपन से ब्लॉक कर देता है। इवन उसके एक हार्ट को इंजर तक कर देता है और बड़े चौड़ में चाहे इनको बोलता है क्या तुम बस इतना ही जानती थी, अब कोई भी डेविएशन नहीं होने वाली और तुम ह्यूमंस कभी भी फेल नहीं होते हो डिसअपॉइंट कराने में। और जो सिस्टम मैंने बिल्ड किया है वो किसी भी आउटकम में रिस्पॉन्ड प्रिडिक्ट कर सकता है और जो तुम्हारी ये अटैक्स है वो मेरे क्रिएशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और मेरे को ऐसा लगता है कि तुम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी साइड से आर्किटेक्ट पे फायर अटैक आता है और ये काम होता है जोंग का और वो बोलता है हमें संग जिन्वू को उठाना होगा और यही हमारे पास आखिरी रास्ता है। और फिर चाहे इन तेजी से जिन्वू की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी आर्किटेक्ट उस पर अटैक कर देता है। बट इस अटैक को चाहे इन डॉज कर लेती है, लेकिन तभी अचानक से आर्किटेक्ट कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उधर होता है एक शैडो जो कि जिन्वू का होता है। और फिर आर्किटेक्ट उसे बोलता है कि जो इस रूम का रूल है वो इन चीजों को अलाउड नहीं करता और ये विदाउट ए डाउट एक शैडो जो कि किंग ने तुम में इम्प्लांट करी है। और तुम लोग मेरे को ये बताओ कि तुम सभी ने इस जगह को कैसे ढूंढा और तुम्हारा क्या रिश्ता है किंग के साथ? तो चाहे इन घायल होते हुए भी उसे जवाब देती है हम लोग उसके दोस्त हैं और हम अपने दोस्त को यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। जो सुनकर आर्किटेक्ट भी लाइक तो ये किंग का काम नहीं है, चलो ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। आज जो ग्रेट मोनार्क है वो इस दुनिया में आएंगे और मैं तुम्हें वो ग्लोरियस इवेंट विटनेस करने का चांस दूंगा, लेकिन इसके बदले जो तुम्हारे सभी दोस्त हैं वो मारे जाएंगे। बट तभी साइड से एक आवाज आती है मेरे होते हुए नहीं, और फिर आर्किटेक्ट पीछे की तरफ देखता है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच आता है जो काम होता है जिन्वू का। और वो उसे कहता है तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया था? और जिन्वू को देखने के बाद ना उधर जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। और अभी ना जिन्वू ने आर्किटेक्ट के मुंह पे अपना पैर रखा हुआ है और आर्किटेक्ट चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि तुम किंग नहीं हो, लेकिन ऐसा क्यों? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो उसके बजाय, और तुम ब्लैक हार्ट के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे बनाए रख पा रहे हो? और ब्लैक हार्ट के बारे में सुनकर ना जिन्वू समझ जाता है कि जो क्रेजी अमाउंट में जो माना उसके अंदर बह रहा है फ्लो हो रहा है वो इस ब्लैक हार्ट की वजह से हो पा रहा है। और उस ब्लैक हार्ट की वजह से बंदे को मिलता है 1 लाख माना। और फिर जब जिन्वू आर्किटेक्ट का रिएक्शन देखता है ना तो उसका दिमाग में 2 चीज चलती है। पहला तो जो ब्लैक हार्ट है वो उसकी चालों का कोई हिस्सा नहीं है, और दूसरी चीज जो आर्किटेक्ट का मकसद था वो उसकी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। और अब जिन्वू आर्किटेक्ट को बोलता है तुमने कहा था कि तुम मेरे को एज अ प्लेयर चूज करने के अगेंस्ट थे, और एग्जैक्टली ये प्लेयर होता क्या है और तुम मुझसे क्या कराना चाहते थे? लेकिन अगले पल जो आर्किटेक्ट होता है वो पागल हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है सरो मोनार्क तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि जो दूसरे मोनार्क है वो तुम्हें जाने देंगे ऐसे ही? लेकिन फिर जिन्वू अपने वेपन्स को उसकी तरफ पॉइंट कर देता है और बोलता है मेरे सवालों को जवाब दो। लेकिन फिर आर्किटेक्ट बोलता है तुम अनप्रेडिक्टेबल हो और मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों शैडो मोनार्क ने तुम्हें चूज किया है। और उसके बाद जो भी आर्किटेक्ट के सभी स्टैचूज होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं और जो हंटर्स होते हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और फिर आर्किटेक्ट उन्हें कहता है अगर मैं मर गया लेकिन फिर भी जो मेरी पपिट्स है वो रुकने वाली नहीं है। और फिर जिन्वू से बोलता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें मार दिया और तुम्हारे सभी पपिट्स को डिफीट कर दिया तो? और फिर आर्किटेक्ट चिल्लाते हुए कहता है मैं इस सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ और अगर तुमने मेरे को मार दिया तो? और तभी ना जिन्वू उसकी बात को कंटिन्यू करता है मैं दोबारा ई रैंक हंटर में बदल जाऊंगा। ये बात मैंने भी सोची थी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो बर्बाद नहीं होने वाला अगर जो उसका क्रिएटर है वो वैनिश हो गया तो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वू है उसने आर्किटेक्ट के सिस्टम को ही हैंग कर दिया। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए
तो उसने आर्किटेक्ट के सिस्टम को सॉल्व कर लिया क्योंकि उसके सिस्टम में काफी ज्यादा फ्लोस थे। और आखिर में बंदा म्यूटिलेशन स्किल का यूज करता है और फाइनली आर्किटेक्ट को हरा देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डंजन के बाहर का सीन, जहाँ से फाइनली अब हंटर्स गिल्ड के लोग बाहर निकलते हैं। बट इस पॉइंट पे ना वो लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो रखे थे, जो देखकर करेज गिल्ड वालों की जरूर फट जाती है, बिकॉज वही लोग थे जो जिनको कह रहे थे कि हम लोग डंजन के अंदर जाएंगे, और वो समझ जाते कि अगर वो लोग डंजन के अंदर जाते तो उनके साथ क्या होता। और आखिर में जिन्वो भी गेट से बाहर निकलता है और इस वक्त ना वो भी काफी इंजर्ड हो रखा था, लेकिन वो अपने मन में सोचता है शायद जो रियल आर्किटेक्ट है वो कहीं और है और मेरे को अपने कुछ सवालों के जवाब मिले, बट सभी नहीं, और शायद मैंने उसके साथ इतनी बातचीत भी नहीं करी जो वो मेरे को सब बता देता। और अभी बंदे के दिमाग में ये चीज भी चल रही होती है कि आज जितने भी लोग रेड में मरे हैं वो सब उसी की गलती है। बट वो लास्ट में मिस्टर वो को शुक्रिया कहता है क्योंकि उन्हीं की वजह से वो आज सर्वाइव कर पाया और इस रेड के अंदर ना 20 लोग मारे गए। और जब जिन्वो वहां से जा रहा होता है तभी साइड से मिस चाओ से कहती है, जिन्वो क्या तुम ठीक हो? और जिन्वो कुछ बोले से ही उससे पहले वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जापान का सीन देखते हैं, जहाँ पे गाड़ियों से भर के माना क्रिस्टल गेट के आसपास डाला जा रहा था और उधर यूरी भी होता है और बोलता है 2 लाख टन माना, ये काफी होगा मैजिक सर्कल क्रिएट करने के लिए। और एक बार मैंने गेट के आसपास अपना मैजिक बैरियर क्रिएट कर दिया। उसके बाद जो बैरियर है वो अपने सराउंडिंग से माना क्रिस्टल के माना को ऑब्जर्व करेगा एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरा बैरियर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अचानक से यूरी को कुछ फील होता है और वो किसी तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, कौन है उधर, सामने आओ। और फिर यूरी एक बिल्डिंग की तरफ देखता है, जो देखकर एसोसिएशन का बंदा उन्हें कहता है, सर किसी इंसान के अंदर इतना दम होगा कि वो सड़कों पे घूमेगा जब कल डंजन ब्रेक होने वाला है। तो यूरी हंसते हुए कहता है, मैंने कब बोला कि वो कोई इंसान है, और जिस इंसान को उसने सेंस किया था ना वो और कोई नहीं जिन्वो का डैड था, जो कि बोलता है नाउ इट्स फाइनली बिगन। और यहाँ पे वो किस चीज की शुरुआत के बारे में बात कर रहा है वो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन जिन्वो का डैड यही बोलता है कि जो सभी चीजें है वो उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है और जो ट्रेजेडी है वो जल्दी यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद फाइनली अब हम लोग देखते हैं कि जो उधर जापान के सभी लोग होते हैं, जो सभी मिलिट्री होती है वो रेडी हो जाती है बीस्ट और सभी से लड़ने के लिए। एंड फाइनली अब वो पॉइंट आ जाता है जब डंजन ब्रेक होता है, लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन्वो की आंखें खुल चुकी है एंड वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। और तभी ना उधर जिनो भी आ जाता है और जैसे ही वो जिन्वो को देखता है वो काफी इमोशनल हो जाता है और बोलता है, सर आप फाइनली उठ गए, मेरे को लगा कि आप मर गए थे और मैंने सोचा नहीं था कि आप 3 दिन तक सोते रहोगे। और ये सुनकर ना जिन्वो भी चौंक जाता है, बट फिर वो उस समय को याद करता है जब आर्किटेक्ट ने उसे वो वॉर दिखाई थी और अभी तक वो उस वॉर को अपने दिमाग से नहीं हटा पाया। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ और चीज भी याद आती है और वो बोलता है, जिनो मेरे को अपडेट दो। और जिनो भी लाइक, अरे किस चीज की अपडेट दूं मैं आपको? जिनो फिर बोलता है उस एसरेंग गेट के बारे में जो कि जापान में अपेयर हुआ था। और ये सुनकर जिनो निराश हो जाता है और उसकी निराशा से तुम लोग समझ सकते हो कि जापान के अंदर क्या हुआ होगा। और फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे जापान के एसरेंग डंजन के अंदर से निकलते हैं काफी सारे जाइंट्स, लेकिन इससे ना यूरी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एंड देन वो अपने आसपास से माना को गैदर करता है एंड देन उधर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। और जो वो जाइंट्स होते हैं ना वो उसके बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और फिर यूरी बड़े चौड़ में कहता है, एक बीस्ट जो कि कॉमनली एरेंग डंजन के अंदर पाए जाते हैं, और ये बात किसने सोची थी और तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मेरे मैजिक को ब्रेक कर सकते हो? लेकिन तभी उधर एक और जाइंट आता है जो कि अपने जाइंट्स को पेलता है। एंड देन इस चीज को देखकर ना यूरी की फट जाती है और सबसे पहले अब वो यूरी के बैरियर को ब्रेक करता है और अभी ना यूरी का ओवर कॉन्फिडेंस उसे मरवाने वाला है। और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जिनो आखिरी में जिनो को ये बोलता है कि जो ये रेड है वो एक फेलियर थी। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनो के डैड को जो कि सो रखे होते हैं और अभी
उनकी आंखें खुलती है और फिर जिनो के डैड के सामने उसका ड्राइवर भी होता है और जिनो के डैड उसे बोलते हैं मेरी शायद फिर से आंखें लग गई और मैं कब से सो रखा था। तो वो जवाब देते 23 आवर्स 46 मिनट्स और आपने मेरे को सीधे ऑर्डर दे रखे कि अगर आप 24 आवर्स के अंदर नहीं जागते हो तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊँ और इसलिए मैंने केवल अभी कार को ही रेडी करा हुआ है। और फिर जो जिनो के डैड का ड्राइवर होता है वो उन्हें दो चीज़ों के बारे में बताता है। पहली चीज़ वो उन्हें एक पेशेंट की प्रोफाइल देता है जो कि अभी रिसेंटली इंटरनल स्लम्बर से क्योर हुई है, जो कि और कोई नहीं जिन्वू की मॉम होती है। और अभी जिनो के डैड अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या जो जिन्वू की मॉम है उनके पास पावर है इस बीमारी को क्योर करने की। और फिर वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं दूसरी न्यूज़ क्या है। तो उसका ड्राइवर जवाब देता है आपसे मिलने कोई आया है, जो कि और कोई नहीं जिनो की बड़ी बहन होती है। और वो अपने डैड को बोलती है आप ये बात कब से जानते हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं यूरी को, जिसको जायंट गिराता है और सीधे अपने मुंह के अंदर ले लेता है। और अभी यूरी कुछ नहीं, केवल बस उन जायंट का खाना बन के रह गया। और दूसरी तरफ जो वो जायंट्स होते हैं उन पर टैंक से हमले हो रहे होते हैं, आसमान से हमले हो रहे होते हैं, बट इनसे उन जायंट्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम लोग जापान के एस रैंक हंटर को देखते हैं जो कि अपने साथी को बोलता है कि जो ऐसे वेपन है वो इन बीस्ट पर कुछ भी काम नहीं करने वाले और हम लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे हुए नहीं बैठ सकते, हमें अंदर जाना होगा और इन्हें वाइप आउट करना होगा। इसके बाद दो हंटर्स निकल जाते हैं जायंट को हराने के लिए, लेकिन जो जायंट होता है ना वो उन्हें ईजिली डोमिनेट कर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कैमरामैन को जो कि आसमान में ये सब चीज़ें जो हो रही है टोक्यो के अंदर उसे लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इन कैमरामैन के साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा है। और ये सब चीज़ें ना जिन्वू भी अपनी टीवी में देख रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी एशिया खतरे में आ जाएगी। और ये वैसे ही है जैसा जेजू आइलैंड में हुआ था। और बंदा को डिसाइड ही करे तभी साइड से आवाज़ आती है उधर मत जाना। और ये बात ना जिना ने उसे कही होती है। और फिर जिन्वू से बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो जिना जवाब देती है मैं जानती हूँ कि तुम उधर जाने वाले हो। और अभी जैसे जिना गेट का दरवाज़ा बंद करती है वैसे ही जिन्वू भी अपनी जगह से खड़ा होता है और उसे बोलता है मैं नहीं जाने वाला, मेरे को लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया और अभी मेरा प्लान है एक लंबी छुट्टियाँ लेने का। और जाते जाते जिन्वू जिना के सिर पे हाथ रखता है और बोलता है चिंता मत करो। और इसके बाद वो पार्क में अकेले बैठ जाता है और बेरू को बुलाता है। और फिर बेरू जिन्वू कहता है यस माय लॉर्ड बोलिए आपका क्या काम है। और फिर जिन्वू बेरू से अपनी बहन के बारे में पूछता है तो बेरू बताता है कि वो सोने के अलावा और कुछ नहीं करती है। और अभी जिन्वू जानता है कि जो उसकी बहन है वो ट्रॉमाटाइज है और 4 सालों के अंदर उसने कभी भी उसे रेड में जाने से नहीं रोका और अभी वो ये काम कर रही है। और जब जिन्वू वहाँ से जा रहा होता है ना तो उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए। और तभी जिन्वू के सामने एक गाड़ी आ जाती है अचानक से एंड देन सीन चेंज होता है। और अभी जिन्वू कहीं बैठा हुआ होता है और बोलता है आपको मुझसे क्या काम है चेयरमैन यो। और यहाँ पर ना वो जिससे बात कर रहा होता है वो जिनो के फादर होता है। और अब सबसे पहले चेयरमैन यो जिनो के फादर जिन्वू के सामने चेक रखते हैं और उसे ये भी क्लियर कर देते हैं कि वो कोई भी अमीर घमंडी इंसान नहीं है जिसे ऐसा लगता है कि वो अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, वो भी जब वो एक एसरेंक हंटर से डील कर रहे हो। लेकिन अब जिन्वू सीधे उनसे काम की बात करता है और अब चेयरमैन गो उसे बताते हैं कि उन्हें भी वो सेम इलनेस है जो उसकी मॉम को थी। और ये सुनकर ना जिन्वू काफ़ी चौंक जाता है। और अब जिन्वू उनसे पूछता है क्या ये बात जिनो जानता है। तो जिनो के डैड जवाब देते हैं मेरे डॉक्टर को छोड़कर जो मेरी वाइफ और सेक्रेटरी है वो ये बात जानते हैं, जिसका मतलब टोटल 3 लोग ये बात जानते हैं। और फिर जिन्वू हंसते हुए बोलता है आई गेस मेरे को मिला के अब 4 लोग ये बात जानते हैं। और ये सुनकर उसके डैड भी हंसते हुए जवाब देते हैं हाँ हाँ। और अभी जिनो के डैड बस जिन्वू से अभी इस बीमारी का इलाज मांगते, लेकिन जो जिन्वू है ना वो कुछ नहीं बोलता और उसके लिए ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि वो क्या करे अभी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स को जो कि जापान की बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। और मैं एक बात तो कहूँ कोई भी मर जाए लेकिन जो कैमरामैन है ना वो कभी नहीं मरने वाला है। इसके बाद हम लोग जिन्वू की कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू चिल्लाते हुए जिन्वू को बोलता है क्या आप जापान जाने वाले हो। और वो ये भी कहता है क्या आपने न्यूज़ नहीं देखी जो जेजू आइलैंड रेड है वो इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है और मैंने अपने लाइफ में कभी भी इतने मैसिव बीच नहीं देखे सर। बट जिन्वू बोलता है अगर मैं सक्सीड हो गया तो जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो हमारी गिल्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन जिन्वू बोलता है लेकिन सर। और अभी जिन्वू भी अपने मन में सोचता है यूजुअली जो कुछ भी मैं डिसाइड करता हूँ हमेशा
जिन्हों को मेरे पे भरोसा होता है, लेकिन इस टाइम इसको भी मेरी चिंता हो रही है और लग रहा है देख के कि जो डैमेज है वो काफ़ी सीरियस हो रखा है। बट फिर जिन्हों बोलता है ठीक है सर, बट वो चिल्लाते हुए कहता है लेकिन मैं भी आपके साथ आऊँगा। और ये सुनकर ना जिन्हों भी चौंक जाता है, बट जिन्हों अपनी बात को कंटिन्यू करता है। रेड गेट इंसिडेंट, डबल डंजन इंसिडेंट और जेजू आइलैंड इंसिडेंट, क्या आप जानते हो सर इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है? तो जिन्हों बोलता है क्या चीज़? और फिर वो रोते हुए उसे उसकी फोटो दिखाता है और बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं भी नहीं हूँ, एक ही चीज़ है जो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। और ये बात मेरे को भी कहने में शर्मनाक लग रही है, लेकिन प्लीज़ गिव मी ब्रैगिंग राइट सर। और ये सुनकर ना जिन वो चौंक जाता है और बोलता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक बिजनेस टाइकून के बेटे से ये बात सुनूंगा। और इसके बाद अब उनके बीच सभी चीज़ सॉर्ट आउट होती है और अब वो लोग अगले दिन जाने वाले हैं जापान। बट इससे पहले जिन्वू अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे कहते हैं जिन्वू तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। और जब जिन्वू खाना खाने के लिए बैठा हुआ होता है तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू जिन्हों के डैड के ऑफर को ठुकराता है और बोलता है मेरे को माफ़ करना, मेरे को भी डर है क्योंकि मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और फिर जिन्हों के डैड बोलता है लेकिन तुम्हारी मॉम कैसे फुली रिकवर हो गई? और फिर जिन्वू बोलता है चेयरमैन यो, अगर मैं जानता कि मेरी मॉम ठीक कैसे हुई है तो मैं प्रॉफिट चाहता ना, मैं पूरा समय चुप क्यों रहता? और ये कहने के बाद बंदा वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जब जिन्वू लिफ्ट में होता है तो वो कहता है वो जिन्हों के फादर थे, मे बी मेरे को उन्हें सच बता देना चाहिए था। बट अभी वो ये नहीं जानता कि जो जिन्हों के डैड है वो किस टाइप के इंसान है। और अभी बंदे के पास जो होली वाटर ऑफ लाइफ है वो काफ़ी कम है और इसीलिए वो बस इस चीज़ को समझदारी से यूज़ करना चाहता है। और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जिन्वू अपनी मॉम को बोलता है मॉम मेरे को जाना होगा। और उसकी मॉम जवाब देती है जो तुम्हारे फादर है वो भी ऐसे ही थे, वो भी खाने के बीच से ही निकल जाते थे जब उन्हें कोई इमरजेंसी कॉल आता तो। और फिर हम लोग देखते हैं जिन्ना को जो कि सोनी की एक्टिंग कर रही होती है। बट फिर उधर जिन्वू आ जाता है, उसके पास बैठता है और उसे समझाता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उससे कितना ही दूर क्यों ना हो, लेकिन वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे चेयरमैन गो अपना भाषण दे रहे होते हैं और जो सभी मीडिया होती है वो भी आई हुई होती है। और इसके बाद उधर जिन्वू आता है जो कि अपना भाषण वगैरह देता है एंड देन दोनों चेयरमैन गो और जिन्वू हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। और अब वो लोग फाइनली जापान के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। और अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर के बारे में कि हमें इतने सारे चैप्टर जो हमने पढ़े हैं वो हमें कैसे लगे। तो आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो जिन्वू है उसे अपने सभी सवालों के जवाब नहीं मिले कि उसकी जो पावर्स है उसका ओरिजिन क्या है। और दूसरी तरफ जो जापान है वो काफ़ी खतरे में पड़ चुकी है बिकॉज जिस हंटर को उन्होंने हायर करा था वो पहले ही पेला जा चुका है। और अब जो जापान है वो क्या करेगी? क्या जो संग जिन्वू है वो जापान को बचा पाएगा या नहीं? तुम्हें क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना और तुम्हें आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा ये भी बता देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।